कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं पहले समझ लो, फिर इसको लिखेंगे। और क्या लिखना है, सारा नहीं लिखना, डेफिनेशन पूछी जाती है आपके स्कूल के एग्जाम में आती है। व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक्सप्लेन एंड ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। और दो प्रॉपर्टीज बताओ इसकी, कंजर्वेटिव फोर्सेज की क्या दो करेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं जिससे ये पता लगता है कि फोर्स कंजर्वेटिव है। अब क्या है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? इमेजिन करो कि आपके पास एक ब्लॉक है और आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके उस ब्लॉक को h डिस्टेंस 10 मीटर ऊपर ले आए। तो आपने क्या किया, वर्क डन किया। कितना किया, mgh किया। ठीक हो गया। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां सीधा लेके आते हो 10 मीटर, या घुमा के लेके आते हो 10 मीटर, या फिर इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ाते हो 10 मीटर, मतलब वर्टिकल हाइट शुड बी 10, चाहे आप ऐसे ले आते हो 10 मीटर ऊपर जाके घुमा के वापस यहां ले आते हो 10 मीटर, वर्क डन सब में सेम आएगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन की वैल्यू, अगर तुमने अगेंस्ट ग्रेविटी कोई काम किया, ये नहीं है कि तुमने टेबल को बेंच को धक्का मार दिया और फिर कहो कि धक्का ऐसे मारा था, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला ग्रेविटी के अगेंस्ट। अगर तुमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, क्या ग्रेविटी ने काम किया, ग्रेविटी ने चलो एक ऑब्जेक्ट को नीचे खींच लिया, एक ही बात है, तुमने किया या ग्रेविटी ने किया, पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट या फेवर में काम किया, और वो जो वर्क डन किया वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंडेंट है। इससे मैटर नहीं करता कि तुम किस रास्ते से लेके आए, तुम ब्लॉक को किस रास्ते से, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है। और अगर दूसरा एग्जांपल, तुम एक इस बेंच को खींचो और तुम सीधा यहां से यहां ले आओ, फिर तुम कमरे में इसको घसीट के वहां से वहां ले आओ। जब तुम कमरे में इसको स्लाइड करवाओगे और लंबे रास्ते से स्लाइड करवाओगे तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और तुम लंबे रास्ते से लेके आओगे तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा, छोटे रास्ते में कम काम करना पड़ेगा। अब यानी कि जो आपने काम किया अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो पाथ पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है तुम किस रास्ते से लेके आए, वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हुई? कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, अगर फोर्स ने काम किया, कंजर्वेटिव फोर्स तब है इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। एंड किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, स्टार्टिंग ऑन एंड पॉइंट के एंड पॉइंट्स पे, तो फोर्स कंजर्वेटिव है। और अगर आपका वर्क डन, सेकेंड डेफिनेशन अगर खुद बनानी हो, लिखी नहीं हुई, लिखना है इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड, और एंड पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है, तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो पहले डेफिनेशन लिखो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो कंजर्वेटिव में फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स, force is conservative if work done by the force in displacing a particle, if work done by force in displacing a particle from one point to another, in displacing a particle from one point to another is independent of path followed, is independent of path followed by the particle and depends only on end position. एग्जाम्पल लिखो कंजर्वेटिव का, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो एग्जाम्पल भी लिखना है,
एग्जाम्पल में लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। एग्जाम्पल लिख लें इसमें, पहली ग्रेविटेशन की फोर्स एंड स्प्रिंग की फोर्स, ठीक। और एक और भी है, +2 में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस की जो फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हम +2 में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी आपको सिर्फ दो ही फोर्सेस समझ में आएंगी, ग्रेविटी की और स्प्रिंग फोर्स। पर फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, ग्रेविटेशनल की फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस की अट्रैक्शन रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करें, स्प्रिंग की फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करें। आपकी फोर्स कंजर्वेटिव है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी जाती है, रास्ता नहीं देखा जाता। और इस बात को मैं प्रूव भी करूंगा थोड़े टाइम में अभी, ठीक। अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है, इसका प्रूफ भी है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या है? नॉन कंजर्वेटिव का लिख लेना, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर आपने काम किया तो वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है यहां तक? इसके जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क डन करती है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वर्क डन डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं डिपेंड करता। ये पहली स्टेटमेंट है, पहली प्रॉपर्टी है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या प्रॉपर्टी है वो भी लिखने को आती है और मार्क करने को भी आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझ लेते हैं इसमें। ये लिख लिया सबने? ठीक है, नहीं कुछ लिखना, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लिखना चाहो साथ साथ एग्जाम्पल बना सकते हो। सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और मान लो ये ब्लॉक को आप कहाँ लेके जा रहे हो? ऊपर लेके जा रहे हो, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो कहाँ पर है? वो नीचे है। ये वेट एक फोर्स होती है, और ये फोर्स कौन लगाती है? ग्रेविटी की फोर्स लगाती है, ये ग्रेविटी की फोर्स लगाती है। इमेजिन करो कि इस ब्लॉक को आप ऊपर ले गए और ऊपर से फिर आप नीचे ले आए। आप ऊपर ले गए, ऊपर से नीचे ले आए। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि यार वर्क डन कितना है, बता सकता है ऊपर जाने में कितना वर्क डन किया? बोलो आंसर क्या होगा? मैंने पूछा कि इस ब्लॉक को h डिस्टेंस ऊपर लेके जाना है तो वर्क डन कितना है? तो लोग बोले mgh। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि वर्क डन किसने किया, मैंने किया कि ग्रेविटी ने किया। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होगी तो वर्क डन मैं करूंगा, क्योंकि ग्रेविटी मेरे साथ है नहीं, मैं अगेंस्ट नेचर काम कर रहा हूं। और यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, अगर तो तुम मेरा वर्क डन पूछते हो फिर आपने कितना किया, फिर मैं बोलूंगा देख मैंने फोर्स लगाई F = mg, तो फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, एंगल इनके बीच में 0, तो mgh। सही बोल रहे हो। पर लेकिन यहां पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मेरी डिस्कशन थोड़ी ना कर रहे हैं कि सर की फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। लिखा डेफिनेशन में कि दिस इज दी व्हेन वर्क डन अगेंस्ट सर की फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल, ऐसे बोला नहीं यार। उसने बोला कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? ग्रेविटी की। कौन? mg। ये मैंने नहीं लगाई, ये किसने लगाई? ग्रेविटेशनल पुल है ये इसका, और हम वर्क डन इससे करवाने वाले हैं। आपको कि ये कैसे वर्क डन करेगी, बॉडी ऊपर ही नहीं जाएगी, इसको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते तुम ले जाओ बॉडी ऊपर, वो तुम्हारी हेडेक है, तुम करते रहो वर्क डन। पर मैं अपना वर्क डन जो है वो कंटिन्यू करती ही रहूंगी, अर्थ कहती है। और चाहे तुम उठा के ऑब्जेक्ट को ऊपर ले भी गए कोई बात नहीं, मेरी फोर्स ऊपर नहीं काम करेगी, मेरी फोर्स तो नीचे ही काम करेगी। तो जब ये बॉडी ऊपर जाएगी अपवर्ड्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? ग्रेविटेशनल पुल कितना है? नीचे। कितना? mg। डिस्प्लेसमेंट का है ऊपर, कितनी? h। और इनके बीच में एंगल क्या होगा? 180 होगा। मैं बात ग्रेविटेशनल फोर्स की कर रहा हूं, अपनी फोर्स की बात नहीं कर रहा। अगर मैं अपनी फोर्स करता तो हाँ एंगल 0 होता, क्योंकि मैं तो फोर्स ऊपर लगा रहा हूं। पर ग्रेविटी की फोर्स तो कभी दुनिया में ऊपर लगी नहीं, वो तो हमेशा नीचे लगी है।
और हम वर्क डन किसका निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, mg इंटू एच, यानी कि माइनस mgh, क्योंकि cos 180 क्या होता है -1, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी माइनस mgh। और अगर मैं डाउन नीचे लेके आता हूं, बोलो नीचे लेके आ रहा हूं, तो बोलो ग्रेविटी की फोर्स कहां है, नीचे। नीचे लाने में ऑब्जेक्ट भी कहां आ रहा है, नीचे। तो mg और h में डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, mgh। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आने और जाने का क्या आएगा, 0। क्लियर है यहां तक, पहला एग्जांपल क्लियर है। क्या बताना चाहता हूं एग्जांपल से, अभी बताऊंगा। एक और एग्जांपल की बात आप ये चाहें तो नोट कर लें। तो इसमें वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बता दूं वर्क डन किसका है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरा नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है in taking object upwards and downwards. क्लियर है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल आपको याद होगा, लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल किया था। वो एग्जांपल कुछ ऐसा था कि लेट अस सपोज ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। और मैंने कहा था सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स काम कर रही है, कितनी, mg sin 30। और एक और फोर्स काम कर रही थी, कितनी, mg cos 30। और ये ऑब्जेक्ट मान लो एक बार इस ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं और एक बार नीचे लेके जा रहे हैं। तो जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg वेट होता है, और जो वेट है उसके कंपोनेंट्स हैं। mg cos 30 कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका एंगल क्या बना हुआ है, 90। इसको तो छोड़ ही दो। ऊपर जाने में mg sin 30 कहाँ कर रही है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, s ऊपर। अब ऊपर लेके जा रहे हैं तो mg sin 30 ऊपर तो काम करती, नीचे काम करती है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन बोलो mg sin 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 180, क्योंकि mg sin 30 नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल 180। 180 क्या होता है, -1। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, -mg sin of 30 इंटू s।
इंटू एस। और अगर डाउनवर्ड है नीचे, तो बोलो जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो एम जी साइन 30 कहाँ ऐड कर रही है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, बोलो नीचे। एंगल क्या बन जाएगा इनके बीच में, 0। और नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलो क्या होगा, दोनों को ऐड करो, फिर से क्या आएगा, 0। तो नोट किया आपने कि ये ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव फोर्स में जब वर्क डन टू एंड फ्रो किया जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से ए पॉइंट, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमेशा क्या आएगा, 0। साइक्लिक प्रोसेस में 0 आता है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो लिख सकते हैं फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ का मतलब जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर वापस आए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। क्लोज पाथ बन गया ना, जाना आना, आना और जाना, क्लोज पाथ बन गया, इज ऑलवेज 0। तो ये प्रॉपर्टी है। वो पूछेगा कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कुछ बताओ, 2 पॉइंट्स बताओ। तो पहला, ये डिपेंड करता है, इसका वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। और दूसरा, क्लोज्ड पाथ में इसका नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या रहेगा, 0। ये लिखा जा सकता है, 2 प्रॉपर्टीज हैं। क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे एक स्टूडेंट आज दूसरे बैच में न्यूमेरिकल दिया, अभी करने वाले हैं वो एक, मैंने कहा ठीक है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैंने कहा बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, बॉडी की थोड़ी देर में वेलोसिटी क्या होगी, v बता, और एक्सेलेरेशन पता थी, टाइम पता था। फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया, ज़्यादा लगा गया फिजिक्स। कैसे लगा गया? कहता है एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। मैंने कहा क्यों? कह रहा आपने बताया था अगर एक वेलोसिटी पता है, दूसरी निकाली, एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं यहाँ दौड़ रहा हूँ हाफ एम यू स्क्वायर, मैं फिर वहाँ दौड़ रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल मेरी तब भी 0, पोटेंशियल अब भी 0, एनर्जी कैसे कंजर्व हो गई, उल्टा मेरी तो काइनेटिक बढ़ गई। तो कहता फिर आपने पहले क्यों बोला था सर्कुलर में? मैंने कहा था अगेंस्ट ग्रेविटी लग सकती है। ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है ना, ये जमीन पे नहीं लगता, हॉरिजॉन्टल में नहीं लगता, ये किस में लगता है, वर्टिकल में, अगेंस्ट ग्रेविटी लगता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, वैसे कांस्टेंट नहीं है। अब ये आपका क्वेश्चन है कि अगर किताब को यहां से वहां रख दूं, अगर आप किताब को डेस्क से उठा के डेस्क पे रखोगे तो आप वर्क डन कहां कर रहे हो, आपका वर्क डन 0 है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स तो नीचे है और आपकी डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है, तो आपका तो वर्क डन ही 0 है। तो ये जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर नीचे लग रहा है, बस लेफ्ट राइट में नहीं लग रहा। कहीं सोचो कि यहां से यहां चला गया, यहां से यहां, फिर नहीं है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी ये काम करेगा। हाँ ऐसे तो जहां मर्जी ले जाओ, पर आपकी फोर्स ग्रेविटी की रहेगी, मैं ये कह रहा हूं फोर्स ग्रेविटी की रहेगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे भी कॉन्सेप्ट चलता है, नहीं चलता। ग्रेविटी भी चलेगा, ग्रेविटी की फोर्स हमेशा डाउनवर्ड है, ऐसे इसका मतलब। ठीक है, तो आप चाहे ले जाओ किताब को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फोर्स अपनी मत लगाना, फोर्स हमेशा ग्रेविटी की रखना, तो वर्क डन 0 आएगा। आपकी किताब इधर गई, ग्रेविटी की फोर्स इधर है, तो दोनों में एंगल 90, तो 0 वर्क डन है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल में तो वैसे भी जो ग्रेविटी काम ही नहीं करती। तो यहां तक क्लियर है? अब जैसे मैं नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल लेता हूं, लिख लो, लिख लिया यहां तक क्लियर है? मैं नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल लेता हूं इसमें। ये देखो नॉन कंजर्वेटिव में, तो एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव, ये देखो अगर मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को मैं आगे लेके जा रहा हूं, तो फ्रिक्शन कहां काम करेगी, पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहां है, आगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलो यहां से यहां जाने का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल इज 180। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। डन। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को बोलता हूं कि मैं उल्टा लेके आ रहा हूं। अब मैं इधर लेके आ रहा हूं, कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस। जब मैं इधर लेके आऊंगा तो फ्रिक्शन कहां काम करेगी, पीछे। तो मैं वापस लेके आ रहा हूं अपनी जगह पे, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, एफ ऑफ के इंटू एस इंटू कॉस ऑफ, फिर से एक बार 180। तो वर्क डन वापस लाने में भी वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई।
अब नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ऐड करो, क्या हो गया, ये हो गया, आंसर नॉन जीरो आ गया। तो नॉन कंजर्वेटिव में टू एंड फ्रो आने और जाने का वर्क डन जीरो नहीं होगा। आपके सामने पता है क्यों, कि फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज कर लेती है और ग्रेविटी की भी डायरेक्शन चेंज करती नहीं है, इसलिए वो कंजर्वेटिव और इसलिए कंजर्वेटिव नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है।